आज हम बात करने जा रहे हैं अनिल शर्मा जी से, जो बिहार के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। बचपन से इनकी राजनीति को हम देखते आ रहे हैं। अब शर्मा जी बीजेपी के साथ हैं, तो इनसे बिहार के परिदृश्य पे हम चर्चा करेंगे। अनिल शर्मा जी, आपका स्टार व्यूज में स्वागत है। बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? राहुल गांधी ने सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से उनकी 10 दिन की रैली आज समाप्त हुई, ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक नए मुद्दे को राहुल गांधी ने चुनाव के मैदान में छोड़ दिया है, जिसमें न गरीबी है, न भूखमरी है, न शिक्षा है, न बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है। और वो मुद्दा है वोटर के अधिकार का मुद्दा। एक भावनात्मक मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में गिरा दिया है। जिस तरह की बीजेपी की जो राजनीति करती थी, वो अब कांग्रेस उस पथ पे चल रही है। आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ। ये बिल्कुल मनगढ़ंत और तथ्यहीन मुद्दा है। एक्चुअली जो महागठबंधन के समर्थक मतदाता है, उन्होंने ही सिर्फ इसको मुद्दा के रूप में लिया है, अन्यथा अन्य जनमानस में ये कोई मुद्दा नहीं। लेकिन एक जो नैरेटिव राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया है, वोटर के अधिकार का प्रश्न जो प्रस्तुत किया है, जो तथ्यों के साथ जनता के समक्ष पेश किया है कि चुनाव आयोग ने चोरी किया है सरकार के लिए, वो जनमानस में घुसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन उसके जो भी आधार राहुल गांधी ने दिए हैं, वह उसको तो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है कि तथ्यहीन है, बेसलेस है। और खुद ही अगर यही है वोट चोरी का मामला, तो कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि नहीं साहब, ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल बेकार बात है, तथ्यहीन है, जिसके कारण उसको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा इनको। राइट, इनके खुद के स्टैंड के खिलाफ कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने असहमति जताई है। लेकिन चूंकि ये क्राउन प्रिंस है, ये पार्टी क्राउन प्रिंस द्वारा हेडेड है, तो स्वाभाविक है प्रिंस के सामने तो किसी की चलती ही नहीं है, तो लोग उसमें हाँ जी मिलाने के लिए आ गया है। अनिल जी, एक बात बताएं कि आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार इस बात से कन्विंस क्यों नहीं है कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव एनडीए के मतदाताओं पे पड़ेगा और नीतीश कुमार जी इसके भक्षक नहीं बनेंगे? एंटी कम्बेंसी फैक्टर होता है चुनाव में, इससे मैं असहमत नहीं हूं, मगर एंटी कम्बेंसी तब होता है जब जो कल था उससे आज बेहतर है और आज से भी कल बेहतर हो, इसकी उम्मीद जब मतदाताओं को होती है तो वर्तमान को बदलने का प्रयास करता है। मगर यहाँ पर बिल्कुल मामला अलग है। यहाँ पर लगातार 15 साल लोगों ने देखा है कि किस तरह से सड़कों की स्थिति थी, किस तरह से बिजली की दोही स्थिति थी, किस तरह से स्कूलों की स्थिति थी, किस तरह से अस्पताल की स्थिति थी, किस तरह से नलकूपों की स्थिति थी, और उससे हट करके किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। चारों तरफ अराजकता था। उस समय सचमुच हाई कोर्ट ने रिमार्क किया था कि ये जंगल राज चल रहा है, चारों तरफ फिरौतियां वसूली जा रही थी। और तो और खुद उस समय के नेता लालू यादव थे, मुख्यमंत्री थे, उनके साले सुभाष यादव ने कहा कि रैंसम वसूला जाता था मुख्यमंत्री आवास से, वहां से चीजें गाइडेड होती थी। तो जहां पर ये मामला है, तब तो लोग समझ रहा है कि हम गर्त से स्वर्ग में आ गए हैं। और सचमुच इसको कोई अंधा ही नकार सकता है कि नीतीश कुमार के 15 साल के राज में उस 15 साल से बेहतर नहीं हुआ है, यह अंधा ही अस्वीकार कर सकता है। अन्यथा सड़कों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, स्कूल की स्थिति देख लीजिए, चौतरफा बिहार में विकास हुआ है। और इसलिए चूंकि जो दावा कर रहा है कि हम बेहतर आपका करने वाले हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड है, और आम लोगों को लगता है कि आजमाए हो कि आजमाना मूर्खता है। तो इसलिए दोबारा यहाँ पर इनकम्बेंसी फैक्टर नीतीश सरकार के खिलाफ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो विकल्प सामने आ रहा है वो इससे भी बुरा है, और आम लोग कोई ताबे से गिर करके चूल्हे में नहीं जाना चाहता है। अनिल जी, आपने नीतीश बाबू का नाम लिया। नीतीश बाबू पलटू बाबू के नाम से मशहूर हैं। आपने देखा कि कई बार पलट पलट के वो आरजेडी के साथ गए हैं, उसी जंगल राज के पास गए हैं, वो सरकार बनाए हैं और तमाम तरह की राजनीतिक भाषाओं का प्रयोग किया गया है।
आज के तारीख में जंगल राज एक इतिहास की बात हो गई है, 20-25 साल पुरानी बात हो गई है। दूसरी बात जो सबसे ताजा बात है वो नीतीश बाबू की स्वास्थ्य की बात है। पार्टी को कमांड करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। और उससे बड़ी बात एनडीए के घटकों में आपसी जो कलह चल रहा है सीट को लेके, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए इस बार पुनः सत्ता में आएगी? देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक कारणों से दल बदल किया होगा, इसमें कहीं आपकी बात से असहमति किसी को नहीं, चूंकि वो इतिहास है। मगर नीतीश कुमार ने रियलाइज किया और जब भी एनडीए के साथ आए हैं तो नीतीश कुमार ने मिलजुल कर काम किया है। आज की तारीख में ये बाहर से लगता होगा कि एनडीए में फूट है, आपस में मतभिन्नता है, लेकिन सच्चाई है कि एनडीए में इत्तेफाक से 5 दल है, पांडवों का 5 दल, और ये पांचों अलग अलग उंगलियों के रूप में नहीं है, मुट्ठी के रूप में एकजुट हो गया। तो मुट्ठी का प्रहार कितना घातक होता है ये आपको पता है। एकजुटता के साथ निश्चित रूप से महागठबंधन को एनडीए हराएगा और कहीं कोई भिन्नता नहीं है, लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से अनिल जी बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यानी एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को क्या बिहार में जगह मिल रही है? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, या इसके अलावा बिहार को कोई प्रतिष्ठित पैकेज मिला, या प्रधानमंत्री जितनी घोषणाएं करते थे या कर रहे हैं उसका कुछ आंशिक रूप से यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है? मैं समझता हूँ कि देखिए, टेक्निकल ग्राउंड पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जब कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया, खुद लालू यादव केंद्र में मंत्री थे तब नहीं दिला पाए, तो अभी केंद्र अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो स्वाभाविक है इसमें कोई कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन है जिसके कारण ये नहीं मिल पा रहा है। मगर एक जो कोऑपरेटिव पार्टनर के साथ व्यवहार होता है वो 100% नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार की सरकार के साथ निभा रही है। और ये जब से डबल इंजन की सरकार चल रही है तो हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुआ है, सड़कें बनी है, अब देखिए गंगा पर कितने सारे पुल बन गए, अभी भी पेंडिंग है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें केंद्र सरकार से कहीं अलग सहयोग मिल रहा है। ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है जिसका भला जनता को हो रहा है। अनिल जी, बिहार की जो बड़ी समस्याएं हैं, मैं भी इसी प्रांत का हूँ, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये जो 3-4 मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे नीचे हैं, 28वें नंबर पे हैं। 25 साल के नीतीश बाबू के शासन में भी ये जो इश्यूज हैं, शिक्षा का, बेरोजगारी का, पलायन का और स्वास्थ्य का, ये एज इट इज पड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि सरकार इसको टैकल करने में विफल हुई है, या इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, या केंद्र ने सहयोग नहीं किया है? देखिए, हमने बताया ना कि शिक्षा का जहां तक सवाल था, लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार के दौरान शैक्षणिक क्षेत्र में कितनी अराजकता थी इसको आप जानते हैं। उस समय चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लालू यादव ने डेवलप किया था, जिसका अंततः रिजल्ट क्या हुआ वो सबके सामने है। निश्चित रूप से पहले की तुलना में शैक्षणिक व्यवस्था स्कूलों से लेकर कॉलेज तक बेहतर हुआ है, यूनिवर्सिटी में बेहतर हुआ है, बेटरमेंट की ओर है ये। जहाँ तक के बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है, तो स्वाभाविक है बिहार उससे अछूता नहीं है। मगर बेरोजगारी कम होती अगर यहाँ पलायन नहीं होता। पलायन सिर्फ रोजगार ढूंढने वालों के जाने से नहीं बढ़ा है, पलायन इसलिए बढ़ा है कि यहाँ जो छोटे मोटे उद्योग थे, जो व्यापार के कारण जो लोगों को नौकरियां मिलती थी प्राइवेट सेक्टर में ही, वो पूरी तरह से 15 साल के लालू राबड़ी के राज में तमाम जो छोटे मोटे बिजनेस व्यापारी थे सब लोगों ने राज्य छोड़ दिए, बाहर पलायन कर दिया। तो पलायन वो मुद्दा है जिसके लिए कांग्रेस राजद की सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार नहीं है। फिर भी प्रयास बेहतर कर रहे हैं, नौकरी देने की का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसा वोलेटाइल पॉइंट पर है जो मुद्दा बन करके इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में सामने आए और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा ना आ पाए, ऐसा नहीं होने वाला। अनिल शर्मा जी, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, बिहार का चुनाव का सबसे बड़ा जो चेहरा है वो एनडीए के लिए प्रधानमंत्री हैं। स्थानीय तौर पे रीजनल छत्रप बीजेपी में कोई दिख नहीं रहा है मुझे, जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो या जिसको एनडीए
पेश करे कि ये हमारी तरफ से मुख्यमंत्री हों। हालांकि नीतीश बाबू का नाम को बीजेपी ने समर्थन किया है कि हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और यही मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको एक बीजेपी की चेहरे की कमी यहाँ खल रही है, और क्या इसका खमियाजा पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं समझता। ये सच है कि देखिए, चुनाव में नेतृत्व का प्रभाव होता है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा भी मैटर करता है, मगर नीतीश कुमार का ऑलरेडी टेस्टेड चेहरा है जिस पर लोगों को भरोसा है, और नीतीश कुमार के अपने प्रयासों के कारण उन्होंने अपनी जाति से बाहर एक्चुअल में वोट बैंक क्रिएट किया है, जो सिर्फ नीतीश कुमार का वोट बैंक है। वह वोट बैंक कौन सा है? बिहार की महिला वर्ग के जो वोटर्स हैं, वो नीतीश कुमार का पर्सनल क्रिएटेड वोट बैंक है। इसलिए वो वोट बैंक उनका हुआ है क्योंकि उन्होंने पहली बार बिहार में स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को पोशाक दिया, साइकिल दिया, तो उनकी माएँ जो भी माँ थी वो सब नीतीश कुमार जी से प्रभावित हो गई। इसके अलावा स्वाभाविक है कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया है, तो जो भी महिलाएं शराब पीने वाले अपने पतियों से प्रताड़ित थी, बाल बच्चों से प्रताड़ित थी, वो रिलीफ महसूस करती है, वो नीतीश कुमार जी को अप्रिशिएट करती है। इसके अलावा नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई अति पिछड़ों का ऐसा नेता नहीं हुआ था जो उनकी भावनाओं का सम्मान करे, उनके हितों का ख्याल रखे, उनको मुख्यधारा में जोड़े। जबकि नीतीश कुमार अति पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, वो ओबीसी सेक्शन से आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए राज में उनके भी लिए रिजर्वेशन दिया है पंचायतों में, जिला परिषद में, और उसके कारण नौकरियों में प्राथमिकता उनको मिली है, जिसके कारण जो अति पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति लॉयल फील करते हैं, कमिटेड फील करते हैं। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में भी एनडीए गठबंधन के लिए एसेट हैं और उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिलेगा। जहां तक बीजेपी की बात आप करते हैं, तो बीजेपी कहीं भी किसी भी स्टेट में आप देखे होंगे, जब से फैसला कर रही है बीजेपी कि कोई प्रोजेक्टेड चेहरे को मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व नहीं देती, तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो समीकरण है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उसको देख करके फैसले करेगी, उसके अनुसार के सामने आ जाएगा। मगर जो भी बीजेपी के पास लीडर्स हैं वो अलग अलग इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं, और वो जो बीजेपी का थॉट प्रोसेस है उस प्रोसेस को आगे बढ़ा करके जनता के साथ जुड़ने का प्रयास में कर रहे हैं। उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। अनिल जी, आपने नीतीश बाबू का नाम लिया। नीतीश बाबू के पास से उनका माइनॉरिटी का वोट खिसक गया है वक्फ बोर्ड के कारण। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पे पार्लियामेंट में जो काम किया, इसकी वजह से माइनॉरिटी उनसे बेहद नाराज है। दूसरा, जो उनका महादलित का जो समीकरण था, वो संविधान की अवहेलना की वजह से वो भी वोट खिसका हुआ है। तो नीतीश बाबू का जो जनाधार है वो खिसका हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, आपने नशाबंदी की कि आज के तारीख में बेशक बिहार में नशाबंदी है, लेकिन शराब की खपत पश्चिम बंगाल से ज्यादा है बिहार में। इन इश्यूज को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक महादलित की बात आपने कहा, तो अभी भी नीतीश कुमार जी ने राज्य सरकार के स्तर पर जो महादलित को सुविधा दिया है उसका प्रभाव है। अभी भी ऐसा नहीं है, किसी भी बिहार के एक नेता, कोई भी, चाहे वो दलित वर्ग के ही क्यों नहीं, किसी एक नेता से ज्यादा दलित वर्ग में नीतीश कुमार जी का प्रभाव है, उसका लाभ एनडीए को मिलेगा। जहां तक कि आप शराबबंदी के खपत की बात कर रहे हैं, हाँ, शिकायतें मिलती है, कई जगह जहरीले शराब के कारण लोगों की मृत्यु भी हो रही है, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिस इसी को सरकार टैकल करने का प्रयास कर रही है। तभी तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा जेलों में लोग गिरफ्तारियां हुई है, जो जेल में बंद लोग हैं उसमें ज्यादा शराब के मामले में लोग बंद हैं। तो सरकार इसको सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रही है। कहीं कहीं लीकेज होगा, जिसके कारण कुछ इस तरह का चल रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो शराबबंदी है, वो शराबबंदी का समाज पर कल को लाभ मिला है। आर्थिक रूप से चाहे जो सरकार को घाटा हुआ हो उसके स्टेट एक्सचेकर को, मगर सामाजिक रूप से इस इश्यूज का लाभ समाज को मिला है। अनिल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आगे आने वाले चुनाव जो दिवाली के बाद होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि एनडीए सरकार की वापसी हो रही है या महागठबंधन सरकार अपना पांव जमा रही है? देखिए, मेरा मानना साफ है कि भाषण देने के लिए लोग अलग अलग मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली इस बार का जो चुनाव होगा वो उसका सूरत साफ तौर पर स्पष्ट है।
सुशासन बनाम कुशासन का चुनाव होगा, सदाचार बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव होगा, विकास बनाम विकास विनाश का चुनाव होगा, सामाजिक समरसता बनाम जातीय तनाव का चुनाव होगा, और अंततः निश्चित रूप से जो मानस लोगों का है कि सनातन बचाने वाला और सनातन को मिटाने वाला जो फोर्सेस है, उसके बीच में अंततः ये राजनीतिक रूप से मुद्दा बनेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि महागठबंधन की जमात है वो तमाम विकास की बात, कल्याण की बात करती है, लेकिन अल्टीमेट उसका जो वर्किंग है वो पूरी तरह से जिहादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला है, यानी सनातन को खत्म करने का है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी बात करती है, लेकिन साथ साथ कमिटेड है कि इस देश से हम सनातन को नहीं मिटने देंगे। तो स्वाभाविक रूप से जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनकी प्रथम प्राथमिकता एनडीए गठबंधन होगा, और जो मेजॉरिटी है तो स्वाभाविक रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन वापस सरकार में आएगी। अगर इन मुद्दों पे बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो ये बात तय है कि एनडीए की वापसी होनी ही होनी है। लेकिन अगर चुनाव का रुख वोटर के अधिकार के ऊपर चला, सेंटिमेंटल मुद्दे के ऊपर चला, तो सत्ता में परिवर्तन संभव है। अनिल शर्मा जी, आप स्टार व्यू से बात किए, आपका हार्दिक धन्यवाद है।